वेलकम टू किंगडम ऑफ नॉलेज। किंगडम ऑफ नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास और इसमें हम पढ़ रहे हैं कलचुरी राजवंश के बारे में। पिछले वीडियो में हमने रतनपुर की कलचुरी राजवंश के बारे में काफ़ी अच्छे से समझा और पढ़ा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो पहले देखें, उसके बाद यह वीडियो देखें, आपको काफ़ी अच्छे से कलचुरी राजवंश समझ में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम रतनपुर की कलचुरी राजवंश से एक और शाखा स्थापित हुई थी रायपुर में, जिसे लहुरी शाखा कहा जाता था कलचुरी राजवंश का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का यह वीडियो है छत्तीसगढ़ जीएस का 10वां वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ से मिलने वाले हैं छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज का हमारा इंडेक्स किस प्रकार से होने वाला है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रायपुर की कलचुरी शाखा के बारे में। रायपुर में भी कलचुरी की शाखा 14वीं शताब्दी में स्थापित हुई थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दिन हम पढ़ेंगे कलचुरी कालीन प्रशासन व्यवस्था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रायपुर की कलचुरी शाखा के बारे में। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था और हमने पढ़ा था कि रायपुर की कलचुरियों की जो शाखा थी, जिसे हम किस नाम से जाना जाता है, लहुरी शाखा। तो याद रखेंगे, रायपुर में जो कलचुरियों के साथ शाखा स्थापित हुई थी उसे लहुरी शाखा कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि लहुरी शाखा किससे संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होगा, रायपुर से। तो रायपुर में जो कलचुरियों की शाखा स्थापित हुई वह लहुरी शाखा कहलाया। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि 14वीं शताब्दी में जब रतनपुर के कलचुरी शासक वीर सिंह देव थे, उस समय कलचुरियों की एक और नवीन शाखा रायपुर में स्थापित हुई, जो कलचुरियों की लहुरी शाखा के नाम से जाना गया। हमने क्या पढ़ा था कि जिस समय 14वीं शताब्दी में कौन थे शासक, रतनपुर के वीर सिंह देव थे। तो उसी टाइम में इनके भाई वहाँ से आके रायपुर में बसते हैं और रायपुर में कलचुरी की एक और शाखा स्थापित करते हैं, जिसे कहा गया था कलचुरियों की लहुरी शाखा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखें इस पॉइंट को। और इस राजवंश में, इस शाखा में कलचुरियों को, जो कि रायपुर में स्थापित हुआ था, हमें क्या पढ़ना है। तो इस राजवंश कलचुरी शाखा में लगभग 28 शासक के बारे में जानकारी प्राप्त है, बट हम इन 28 के बारे में पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और सभी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो शासक इम्पोर्टेंट है और उनके काम इम्पोर्टेंट है, जो पूछे गए एग्जाम में, हम उन्हीं को स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रामचंद्र देव के बारे में, उसके बाद राय ब्रह्मदेव के बारे में, फिर अंतिम शासक था इस रायपुर की कलचुरी वंश का, वो था अमर सिंह देव, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं रामचंद्र देव के बारे में। रामचंद्र देव के बारे में समझते हैं और देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट क्या क्या कार्य थे। रामचंद्र देव के बारे में आप सबसे पहली चीज़ याद रखें, इनका शासन का समय। ये 1380 से लेकर 1400 ईस्वी तक रायपुर में कलचुरी वंश के संस्थापक के रूप में थे और इन्होंने शासन किया था। इनके बारे में आप याद रखेंगे कि ये रायपुर में कलचुरी वंश के संस्थापक थे। एग्ज़ाम में पीएससी का एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, शायद प्री 2016 का एग्ज़ाम था, उसमें यह पूछा गया है कि रायपुर में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है। तो उसमें ऑप्शन था रामचंद्र देव, तो यही सही आंसर लिया गया है। तो आप याद रखेंगे कि रायपुर में कलचुरी वंश के संस्थापक थे रामचंद्र देव। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे कि रायपुर नगर की स्थापना 14वीं सदी में रामचंद्र देव के द्वारा ही कराया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रायपुर जो आज की डेट में है उसकी स्थापना किसने करवाया था, तो रामचंद्र देव ने ही रायपुर की स्थापना कराया था। और अपने बेटे राय ब्रह्मदेव के नाम के आधार पर, उसका स्टार्टिंग का जो वर्ड था राय, उसी के आधार पर रायपुर का नामकरण कर दिया था। तो इसके बारे में आप इतना ही याद रखें, दो फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों पूछेंगे एग्जाम में। इसके बाद हम देखते हैं इनके बेटे हुए थे कौन, राय ब्रह्मदेव, और इसी के नाम के आधार पर रायपुर शहर की स्थापना की गई है और इन रायपुर शहर का नामकरण किया गया है। तो राय ब्रह्मदेव के बारे में हमें क्या याद रखना है, इनके जो शासन का समय था वो था 1400 से लेकर 1420 ईस्वी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसके साथ साथ याद रखें कि इन्होंने अपना राजधानी रायपुर को बनाया था। इनके पिताजी ने रायपुर की स्थापना की थी और रायपुर जब बन गया तो राय ब्रह्मदेव ने उसे अपना राजधानी बना लिया। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखें कि फड़ी नागवंश के राजा मोनिंग देव को पराजित कर रायपुर की कलचुरी वंश में विलय कर लिया था। राय ब्रह्मदेव ने उसी के समकालीन एक और राजवंश था फड़ी नागवंश,
इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फड़ी नागवंश के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उस फड़ी नागवंश के राजा थे मोनिंगदेव, उसको हरा करके उसके शासन क्षेत्र को कलचुरी वंश में विलय कर लिया था। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसने फड़ी नागवंश के मोनिंगदेव को हराया था। तो आपका आंसर क्या होगा? राय ब्रह्मदेव। और इनके समय में ही, इनके शासनकाल में ही खारून नदी के तट पर हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण इनके दरबार में रहने वाले एक व्यक्ति थे। आप इसे उनका मंत्री भी बोल सकते हैं, सेनापति, कुछ भी बोल सो, लेकिन याद रखें इनके दरबार में रहने वाला एक व्यक्ति था हाजी राज। इसने हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था और इन्हीं के टाइम में हुआ था। तो आज के डेट में खारून में जो हटकेश्वर महादेव मंदिर है वो किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो वो था राय ब्रह्मदेव के टाइम में। बनवाया किसने था? तो हाजी राज ने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतने ही फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है राय ब्रह्मदेव के बारे में। इसके बाद अंतिम जो शासक हुए थे उसके बारे में हम देख लेते हैं। इस वंश के अंतिम शासक हुए थे अमर सिंह देव। अमर सिंह देव का शासन का समय था 1741 से लेके 1753। हमने जब रतनपुर के कलचुरियों के बारे में पढ़ा है तो उसमें हमने देखा है कि 1741 में क्या होता है, मराठा का एक सेनापति था, मराठों का सेनापति भास्कर पंत रतनपुर पर आक्रमण करता है और वहाँ उस क्षेत्र को जीतकर अपने मराठा साम्राज्य में शामिल कर लेता है। तो उसी समय क्या अमर सिंह अंतिम शासक था। और कुछ समय बाद रतनपुर को जीतने के बाद मराठा कहाँ चले जाते हैं? रायपुर को जीतने के लिए। और 1750 में फाइनली मराठा क्या करते हैं, अमर सिंह को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। नियंत्रण में लेने का मतलब वो आत्मसमर्पण कर देते हैं और इस तरह रायपुर के कलचुरी वंश का अंत हो जाता है। और रायपुर में भी मराठों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। जब हम मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको ये बात समझ में आएगा। तो इस तरह से रायपुर में भी जो कलचुरी राजवंश था उसका खात्मा कौन कर देते हैं? मराठा ही कर देते हैं। तो इस बात को याद रखें। अमर सिंह के बारे में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। अब हम देखेंगे कलचुरी कालीन प्रशासन व्यवस्था। कलचुरी कालीन प्रशासन व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ मेंस अगर आप देते हैं तो मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं CGPSC का। तो समझते हैं कलचुरी कालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा है कि कलचुरी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1000 ईस्वी से कलिंग राज ने किया था और ये लगभग 1741 तक शासन करते हैं। तो लगभग 750 साल के आसपास है ना, ये लोग शासन करते हैं। 745 वर्ष से लोग शासन करते हैं। तो इस टाइम में काफ़ी लंबा समय था। और कलचुरी राजवंश छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला सबसे लंबा समय तक शासन करने वाला राजवंश है। तो इस बात को ध्यान रखें। कलचुरियों ने प्रशासन के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। छत्तीसगढ़ को एक तरह से काफ़ी अच्छे से प्रशासनिक ढांचों में इन्होंने कन्वर्ट किया था। तो उसी के बारे में समझते हैं कि किस तरह से प्रशासन व्यवस्था थी कलचुरी साम्राज्य में। तो याद रखें कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं राजाओं के बारे में, तो अवश्य बात है कि राजतंत्रात्मक ही शासन रहा था। साथ ही साथ प्रशासन में राजाओं को अमात्यों की सहायता प्राप्त था। इसका मतलब क्या है? अमात्य कहने का मतलब मंत्री प्रधानमंत्री राजा के नीचे हुआ करते थे, वो राजा को सहयोग प्रदान करते थे प्रशासन में। साथ ही साथ कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित किया था। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में कई बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में एक विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित किया। इसका मतलब क्या है? विकेंद्रीकृत मतलब होता है कि प्रशासन किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं था प्रशासन की शक्ति, बल्कि प्रशासन को छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया था ताकि प्रशासन में कोई जो प्रॉब्लम ना आए और प्रशासन ईजिली हो जाए। जैसे आज के डेट में एक राज्य को बांट दिया जाता है संभाग में, उसके बाद जिलों में, तहसील में, विकास खंड में, नगर पंचायत, नगर निगम, ग्राम पंचायत, ताकि प्रशासन में कोई असुविधा न हो। उसी प्रकार से कलचुरियों ने भी अपने समय में प्रशासन को कई भागों में बांटा था। उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कलचुरी काल में क्या हुआ करता था। कलचुरी साम्राज्य में जो राजा हुआ करते थे वो प्रशासन को कई भागों में बांट दिया रहता था ताकि उसे ज़्यादा दिक्कत ना हो प्रशासन करने में। और प्रशासन का सबसे जो बड़ा इकाई होता था वो था मंडल लगभग 1 लाख गाँव का समूह हुआ करता था। 1 लाख गांव मिलकर एक मंडल का निर्माण करते थे और मंडल का जो प्रमुख होता था वो महामंडलेश्वर कहलाता था। जैसे आज के डेट में जिला का प्रमुख जिलाधीश होता है, उसी तरह उस टाइम में मंडल हुआ करता था। तो मंडल का जो मुखिया हुआ करता था, प्रमुख हुआ करता था, वह महामंडलेश्वर कहलाता था। लगभग 1 लाख गाँव से मिलकर क्या बनता था? मंडल का
निर्माण होता था। और मंडल जो है प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। कलचुरी कालीन प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन थी? यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप याद रखेंगे मंडल। और ये चारों ऑप्शन आपको ऐसे क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। इसका आंसर क्या होगा? मंडल। उसके बाद दूसरी जो इकाई थी प्रशासन की वो थी गढ़। गढ़ के बारे में आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में बटा हुआ था छत्तीसगढ़। तो गढ़ क्या था? तो एक गढ़ का निर्माण होता था 84 गांव मिलकर। 84 गांव को मिला के एक गढ़ का निर्माण हुआ करता था। और गढ़ का जो प्रमुख होता था वो दीवान कहलाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि कलचुरी कालीन प्रशासन में गढ़ का प्रमुख क्या कहलाता था? तो आप याद रखेंगे दीवान। ये यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाया गया है ताकि आप इजीली समझ सके और याद रख सके। उसके बाद कलचुरी कालीन प्रशासन की जो तीसरी इकाई थी वो थी बरहो। बरहो का मतलब होता था 12 गांव। 12 गांव का समूह मिलकर एक बरहो का निर्माण करते थे। और बरहो का जो प्रमुख हुआ करता था उसे दाऊ कहा जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। साथ ही साथ उसके बाद जो चौथा जो हुआ करता था प्रशासन की इकाई वो थी ग्राम। ग्राम का जो प्रमुख हुआ करता था घोटिया कहलाता था। और ग्राम का निर्माण 1 से 4 गांव मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे। यदि कोई गांव बहुत बड़ा है तो एक ही गांव को ग्राम बना दिया जाता, यदि छोटा छोटा गांव है तो 4-5 गांव को मिला के एक तो ग्राम का निर्माण कर दिया जाता था। जैसे भी आज के डेट में होता है ना कि यदि गांव छोटा है तो 4-5 गांव को मिला के ग्राम पंचायत बना दो, ऐसा टाइप का। तो उसी प्रकार से उस टाइम में ग्राम था। तो ग्राम जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। कलचुरी साम्राज्य में प्रशासन की छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और सबसे बड़ी इकाई मंडल थी। ये जो यहाँ पे आपको दिखाया गया ना, इसको आप इसी क्रोनोलॉजी में याद रखें और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उसके साथ साथ आप याद रखें पंचकुल के बारे में, जो कि कलचुरी प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। पंचकुल क्या था? एग्जाम में पूछा गया है। ये शायद इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर पीएससी का ही कोई एग्ज़ाम था जिसमें पंचकुल के बारे में पूछा गया है। स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में शायद ये पूछा गया है। तो याद रखेंगे कि स्थानीय स्वशासन हेतु पंचकुल संस्था कलचुरी शासकों ने बनाई थी। स्थानीय स्वशासन कहने का मतलब गांव में जो शासन करने के लिए एक संस्था, जैसे एक गांव में शासन का गांव का प्रशासन संभालना है तो उस टाइम में हुआ करता था पंचकुल। और पंचकुल क्या था कि 5 से 10 सदस्य होते थे। गांव के 5 से 10 जो बुजुर्ग लोग होते थे वो उनको क्या पंचकुल कहा जाता। तो उनकी एक संस्था बना दी जाती थी 5 से 10 सदस्यों को मिला के, जो पंचकुल कहलाता था, जो कि गांव स्तर पर प्रशासन करते थे। पंचकुल का जो मुखिया हुआ करता था वह महत्तम कहलाता था। और वहीं जितने भी सदस्य होते थे वो महत्तर कहलाते थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि पंचकुल का जो सदस्य का मुखिया हुआ करता था वह महत्तम कहलाता था। वहीं अन्य जितने भी सदस्य होते थे वो सब महत्तर कहलाते थे। तो पंचकुल के बारे में याद रखें, कलचुरी प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? पंचकुल, जो कि थी स्थानीय स्वशासन हेतु, स्थानीय प्रशासन हेतु इसका निर्माण किया गया था, बनाया गया था पंचकुल को। तो किसने बनाया था यदि क्वेश्चन पूछे तो आप याद रखें कलचुरी शासकों ने पंचकुल की व्यवस्था स्थापित की थी। इसके साथ साथ अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ों को पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो के बाद कलचुरी साम्राज्य लगभग ख़त्म हो जाता है, जिसमें हमने रतनपुर के कलचुरी और रायपुर की कलचुरी को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में मध्यकालीन और बचे हुए राजवंश के बारे में। तो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।